जय हिंद दोस्तों। आज का करंट अफेयर्स है 21 और 22 सितंबर का। आज यानी मतलब 21 और 22 सितंबर का ही करंट अफेयर्स है। डेली का इस पे अब नहीं, आज से ही करंट अफेयर डेली का इस पे पढ़ता रहेगा विजन आईएएस का। देखते हैं क्या दिया गया है। अगस्त 2025 में फॉरेन निर्यात 2.52% बढ़कर 184.13 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। और यही पिछले वर्ष, अगर पिछले अवधि में देखेंगे तो 179.60 बिलियन, यानी कि 10 बिलियन के लमसम या डॉलर आज की डेट में बढ़ा है। विनिर्माण क्षेत्र का प्रदर्शन समृद्धि तीव्र गति। जुलाई 2025 में औद्योगिक उत्पादक सूचकांक आईआईपी में वर्ष 3.5 वर्ष की वृद्धि हुई। इसमें मुख्य योगदान विनिर्माण क्षेत्र का रहा है, जिसकी वृद्धि दर 5.4% रही। बेहतर कारोबारी परिवेश इंडियन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स, जिसको एसएसबीसी या इंडेक्स पीएमआई अगस्त 2025 में 59.3 पर पहुंच गया, जो पिछले 70 सालों में सबसे तेज वृद्धि है। 17 सालों में सबसे तेज वृद्धि है। निवेश संबंधी विश्वास वित्त वर्ष 24-25 में विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र के विकास का इंजन देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र का प्रभुत्व। भारत विश्व का दूसरा सबसे मोबाइल विनिर्माता है। पिछले 11 सालों में मोबाइल उत्पादक 6 गुना, निर्यात 8 गुना बढ़ा है। आयातित मोबाइल फोन पर निर्भरता 2014-2015 में 75% से घटकर 2024-25 में 0.02% हो गई। फार्मास्यूटिकल्स, विश्व की जो फार्मेसी कंपनियां हैं, यह उद्योग मात्रा के हिसाब से विश्व में तीसरे स्थान पर है। वैश्विक वैक्सीन मांग के 50% से अधिक की आपूर्ति करता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र, यह देश के जीडीपी में 7.1% का योगदान है और विश्व का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद यह रोजगार देने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। जीडीपी में लगभग 2.3% का योगदान है। इसमें कार्य करने वाली लगभग 80% इकाई एमएसएमई क्षेत्रीय श्रेणी है, जो समावेशी विकास सुनिश्चित करती है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहले और नीतियां क्या क्या हैं? उत्पादन में समृद्ध प्रोत्साहन पीएलआई योजना, यह 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करती है एवं अतिरिक्त उत्पादन के आधार पर प्रोत्साहन देती है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन एनएम, इसे केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया। यह लंबे समय के लिए औद्योगिक नीति का रोड मैप प्रदान करती है। स्किल इंडिया प्रोग्राम इस नए ढंग से तैयार कर रहा है, 2026 तक बढ़ाया गया। इसका उद्देश्य तकनीकी सक्षम और मांग के हिसाब से कुशल कर्मचारी तैयार करना है। जीएसटी 2.0 सुधार, इस सुधारों के से टैक्स सिस्टम आसान हुआ और जीएसटी घटने से विनिर्माण लागत कम हुई और इससे विनिर्यात प्रतिस्पर्धी हुई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए विविध पहले शुरू की हैं। शुरू की गई पहले निम्नलिखित शामिल हैं। भारत में लॉजिस्टिक लागत आकलन रिपोर्ट, जैसे यह रिपोर्ट नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च एनसीएईआर ने तैयार की है। इसमें वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की लॉजिस्टिक लागत कुल जीडीपी लगभग 7.97% बताया गया। वित्त वर्ष 2023-24 के कुछ लॉजिस्टिक लागत अनुमान 24.01 लाख करोड़ रुपए लगाया गया है। इससे सड़क परिवहन का सबसे बड़ा हिस्सा 41.7% है। इसके बाद भंडारण एवं वेयर हाउसिंग का स्थान आता है। एकीकृत राज्य शहर लॉजिस्टिक योजना, यह पहल स्माइल स्टेनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक इकोसिस्टम्स कार्यक्रम के तहत एशियाई विकास बैंक एडीबी के सहयोग से आरंभ की गई है। स्माइल कार्यक्रम का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने हेतु एक व्यापक नीतिगत फ्रेमवर्क स्थापित और संचालित करता है। इस पहल का लक्ष्य 8 राज्यों के 8 शहरों में मौजूदा लॉजिस्टिक अवसंरचना के आकलन करता कमियों की पहचान करना, दक्षता में सुधार लाने और लागत को
कम करने के लिए रोड मैप तैयार किया गया है। लॉजिस्टिक डेटा बैंक क्या है? एलडीबी 2.0 में देखेंगे हम। एलडीबी 2.0 कंटेनर कंटेनर आवाजाही की रियल टाइम ट्रैकिंग को समझ सक्षम बनाता है। इसमें खुले समुद्रों में निर्यात, कंटेनर्स की ट्रैकिंग और मल्टी मॉडल शिपमेंट की जानकारी भी शामिल है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम लॉजिस्टिक डेटा सर्विस जो होता है, इससे विकसित किया गया है। लॉजिस्टिक इज क्रॉस डिफरेंट स्टेटस 2025 में इसे विश्व बैंक के लॉजिस्टिक फार्मेसी इंडेक्स की तर्ज पर विकसित किया गया है। और लिट्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन का विश्लेषण करता है। जैसे लिट्स 2025 में 2 प्रमुख विशेषताएं शामिल है। जैसे यात्रा समय पर ट्रक की गति प्रतीक्षा अवधि के आधार पर 5 से 7 प्रमुख गति गलियारों का प्रदर्शन मूल्यांकन, प्रमुख सड़क पर गलियारों पर खंडवार गति का एपीआई सक्षम मूल्यांकन। ठीक है। उद्देश्य लिट्स 2025 फ्रेमवर्क बनाया गया। उद्देश्य संकेत बताया गया कि विनियामक और संस्थागत समर्थन है, लॉजिस्टिक क्षमता करता है। और धारक संकेत में बताया गया कि लॉजिस्टिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक सेवाएं ये दोनों हैं। और इसी के देखेंगे कि परिचालन और विनियामक इकोसिस्टम और सतत लॉजिस्टिक ये इसको इसके मानक हैं और सिस्टम है। वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया। वित्त मंत्रालय ने बड़े जहाजों को विनिमय क्षेत्र की इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज मास्टर लिस्ट एचएमएल में ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक क्षेत्र के तहत शामिल किया गया। इसका उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण और समुद्री उद्योग को मजबूत करना। एक बड़े जहाज को निम्नलिखित मानदंडों के तहत वाणिज्यिक जहाज घोषित किया जाता है। 10,000 या उससे अधिक ग्रास टन जीटी फार वाले जहाज जो भारतीय स्वामित्व और ध्वज के अधीन आते हों, या 1500 या उससे अधिक ग्रास टन जीटी फार वाले जहाज जो भारत में बने हों और भारतीय स्वामित्व एवं ध्वज के अधीन आते हों। ठीक है। एचएमएल में शामिल होने वाला महत्व, जैसे इसमें बताया गया कि इसमें बढ़ी हुई लिमिट के साथ आसान शर्तों पर संरचना का ऋण तक पहुंच मिलती है। वाणिज्यिक उधार ईसीबी के रूप में बड़ी मात्रा में धन तक पहुंच मिलती है और व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण मिलता है। कर प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। भारत के पोर्ट परिवहन क्षेत्र की स्थिति जो हम देखेंगे, इसमें लिखा है कि विदेशी निर्भरता। भारत का 95% व्यापार जो विदेशी जहाजों पर निर्भर है। इसके चलते भारत हर साल विदेशी पोर्ट परिवहन और कंपनियों को शॉर्ट शिपिंग सेवाओं के लिए लगभग $75 बिलियन का भुगतान करता है। जहाज निर्माण में हिस्सेदारी। वर्तमान में वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की हिस्सेदारी केवल 0.06% है। ठीक है। लक्ष्य जो है सरकार का है कि सरकार लक्ष्य 2047 तक जहाज निर्माण करने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल होना है। मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047 के अनुसार सरकार का अनुमान है कि 2047 तक स्वदेशी पोत परिवहन जहाज निर्माण क्षमताओं के निर्माण में 54 ट्रिलियन डॉलर का निवेश होता है। जहाज रानी क्षेत्र की समस्या जो होती है उच्च उधार लागत के साथ पूंजी की कमी और पुराने जहाजों का बेड़ा कर संबंधित विसंगतियां, कौशल की कमी आदि। इसमें हम देखेंगे कि पोत परिवहन क्षेत्र को मजबूत करने संबंधी, जैसे भारत पोत परिवहन में एससीआई के तहत भारत कंटेनर शिपिंग लाइन की स्थापना की गई। कोस्टल ग्रोन शिपिंग कॉरिडोर की स्थापना की गई है। इसमें कांडल तुतीकोरिन कॉरिडोर के सबसे पहले विकसित किया जाएगा और मैरीटाइम इनोवेशन हब्स HIMS की स्थापना के साथ साथ सागरमाला स्टार्टअप और इनोवेशन पहल लॉन्च की गई है। इसमें हम आगे देखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो भूमि न्यूट्रिनो डिटेक्टर सक्रिय हुआ, कैसे हुआ। चीन में विश्व का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन डिटेक्टर सक्रिय हो गया है। इससे जियांगमिन भूमिगत न्यूट्रॉन वेधशाला नाम दिया गया है, जूनो। ठीक है। यह वेधशाला 700 मीटर की गहराई में स्थित है। अधिकांश न्यूट्रॉन वेधशाला इसलिए भूमिगत बनाई जाती है ताकि पृथ्वी की सतह कणों को रोक सके। इसमें म्यूऑन्स जैसे कणों से होने वाले हस्तक्षेप को कम किया जा सके। म्यूऑन्स एक प्रकार से प्राथमिक उप परमाणविक कण है जो इलेक्ट्रॉनिक के समान होते हैं। देखते हैं जूनो के मुख्य उद्देश्य क्या है। द्रव्यमान क्रम, मास हिस्टेरी
निर्धारित करना। इसका एक लक्ष्य है 3 प्रकार के न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, म्यूऑन न्यूट्रॉन और टाउ न्यूट्रॉन के बीच द्रव्यमान के क्रम को निर्धारित करता है। ये सभी अपने-अपने संबंधित अणुओं से जुड़े रहते हैं और अणुओं से जुड़े रहते हैं। दोलन ओसिलेशन फ्रीक्वेंसी को मापना, जैसे इसका उद्देश्य न्यूट्रॉन के दोलन की आवृत्ति को मापना है, यानी यह पता लगाना कि न्यूट्रॉन कितनी बार एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदलते हैं। और न्यूट्रॉन के बारे में हम देखेंगे कि प्रकृति उप परमाणविक कण है, इसे अक्सर गोड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता, इसका द्रव्यमान अत्यंत कम या शून्य भी हो सकता है। उपस्थित है जैसे प्रोटॉन है, प्रकाश के कण, ठीक है, फोटॉन प्रकाश के कण है के बाद दूसरे सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला कण है। साथ ही ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे कण हैं जिनका द्रव्यमान होता है। पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि ये केवल कमजोर परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण माध्यम से ही पदार्थ के साथ अंतरक्रिया करते हैं। विशेषताएं हैं इनसे कि ये सबसे शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में अप्रभावित हैं। इस अपने स्रोत के लगभग प्रकाश की गति और सीधी रेखाओं में गमन करती हैं। इसमें हम देखेंगे कि अन्य प्रमुख न्यूट्रॉन वेधशाला क्या है, वेधशालाएं में क्या क्या है। भारत आधारित न्यूट्रॉन वेधशाला INO या परमाणु ऊर्जा विभाग DAE विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। अवस्थित यह तमिलनाडु में थेनी जिले की बोधी पश्चिम पहाड़ियों में पोट्टीपुरम में निर्माणाधीन है। और आइस क्यूब न्यूट्रॉन वेधशाला यह अपनी तरह का पहला डिटेक्टर है। इसे दक्षिण ध्रुव की हिम परत की गहराई से ब्रह्मांड का पर्यवेक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया। अन्य चीन का ट्राइडेंट ट्रॉपिकल डीप सी न्यूरो टेलीस्कोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में ड्यून जैसे डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रॉन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हम देखेंगे बारी बारी से कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, फिलिस्तीन और राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इन 4 पश्चिमी देशों के साथ अब संयुक्त राष्ट्र के 140 अधिक सदस्य हो गए हैं, जिन्हें फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी गई है। भारत ने 1948 में फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दे दी थी। हाल ही में भारत के संयुक्त राष्ट्र महासभा में न्यूयॉर्क घोषणा पत्र के पक्ष में मतदान किया था। यह घोषणा पत्र फिलिस्तीन, इजराइल और विवाद के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राष्ट्र समाधान के कार्यान्वयन की बात करता है। राज्यों की जो मान्यता है उसमें क्या है, जब कोई देश किसी अन्य अधिकार क्षेत्र को राज्य के रूप में स्वीकार करता है तो इसे मान्यता या रिकॉग्नाइजेशन कहा जाता है। राज्य के अधिकारी और कर्तव्यों को 1933 के मोंटेविडियो कन्वेंशन का अनुच्छेद वन राज्य का दर्जा प्राप्त करने के मापदंडों का परिभाषित करता है। मापदंड है जैसे अस्थायी जनसंख्या, निश्चित भूक्षेत्र, सरकार, अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता आदि। इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि राज्य की मान्यता के प्रभाव क्या क्या है। मान्यता मिलने के बाद वह अन्य राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करता है। वह अन्य राज्यों के साथ संधियां कर सकता है। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के अधिकार और विशेषाधिकार मिलते हैं। वह संयुक्त राष्ट्र संगठन UNO का सदस्य बन सकता है। फिलिस्तीन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का स्थायी पर्यवेक्षक राज्य है, न कि पूर्ण सदस्य है। और इसमें हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता किसी भी नए राज्य या सरकार को मान्यता देना या न देना केवल दूसरे राज्यों और सरकारों का अधिकार होता है। संयुक्त राष्ट्र न कोई राज्य है और न ही कोई सरकार, इसलिए उसके पास किसी राज्य या सरकार को मान्यता देने का अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र केवल किसी नए राज्य को अपनी सदस्यता दे सकता है या किसी नए सरकारी प्रतिनिधियों का प्रमाण क्रेडेंशियल को स्वीकार कर सकता है। इसमें दूसरा पार्ट देखेंगे कि ग्लोबल क्लाइमेट एंड हेल्थ अलायंस ने जीवाश्म ईंधन के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्राण घातक प्रभाव पर रिपोर्ट जारी की। रिपोर्टिंग का शीर्षक है कि क्रैंडल टू ग्रेव द हेल्थ टोल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड द इम्पेरेटिव फॉर ए जस्ट ट्रांजिशन।
रिपोर्ट में बताया गया है कि जीवाश्म ईंधन केवल पर्यावरण के लिए खतरा नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात की स्थिति भी है। जीवाश्म ईंधन स्वास्थ्य पर प्रभाव, जैसे क्या-क्या प्रभाव आते हैं। जीवाश्म ईंधन से होने वाला प्रदूषण जीवन के हर चरण को प्रभावित करता है। जैसे जीवाश्म ईंधनों में होने वाला प्रदूषण गर्भ में पल रहे शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक सभी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जैसे दमा हो गया, कैंसर हो गया और हृदय रोग हो गया जैसे बीमारियां होती हैं। जीवाश्म ईंधन के उपयोग का प्रत्येक चरण, जैसे इनका उपयोग कैसे हम कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन के खनन, शोधन, परिवहन, प्रदहन और अपशिष्ट निपटान के प्रत्येक चरण में जहरीले प्रदूषण निकालते हैं और जो पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव स्वास्थ्य दोनों का नुकसान कर पहुंचाते हैं। उत्खनन से बेजोन भारी धातुएं और रेडियोधर्मी तत्व निकलते हैं। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग से टोल्यून, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक आदि निकलते हैं। इसमें हम देखेंगे कि लैंगिक प्रदूषण का खतरा कैसे होता है। पुराने त्याग दिए गए खनन स्थलों से होने वाला लीगेसी प्रदूषण जैसे लंबे समय तक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बना रहता है। ऐसा इस कारण क्योंकि जहरीले तत्व जैसे सीसा हो गया, पारा हो गया और फायर केमिकल्स जैसे मिट्टी, पानी, खाद्य पदार्थों में लंबे समय तक बने रहते हैं। ये बार-बार शरीर में जमा होकर और भी नुकसान करते हैं। हाशिए पर मौजूद समूह जैसे देशज लोग, नस्लीय अल्पसंख्यक खदानों एवं रिफाइनरी के पास रहते हैं। इसके साथ वे अधिक प्रदूषण झेलते हैं और साथ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में बाधाओं का भी सामना करते हैं। जस्ट ट्रांजिशन के लिए नीतिगत सुझाव, जैसे नई खोजों की रोकना, जीवाश्म ईंधनों वाले नए स्थलों का खोज प्रोजेक्ट बंद किए जाने चाहिए। साथ ही सब्सिडी की धीरे धीरे खत्म किया जाना चाहिए और बची हुई राशि को स्वास्थ्य एवं स्वच्छ ऊर्जा पर खर्च किया जाना चाहिए। सख्त विनिमय निगरानी, जैसे लीकेसी प्रदूषण को हटाने के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए। वास्तविक समय रियल टाइम पर निगरानी सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रदूषण से लागत वसूलना, जैसे प्रदूषण ही भुगतान करेगा, जैसे सिद्धांत के तहत स्वास्थ्य पर पड़ने वाले खर्च को जिम्मेदार कंपनियों में वसूला जाना चाहिए। वैश्विक संस्थाओं का सहयोग, जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और स्वास्थ्य क्षेत्रकों को जलवायु एवं लोक स्वास्थ्य लक्ष्यों से जोड़ा जाना चाहिए। अब इसमें हम देखेंगे कि जैसे अन्य चीजें हैं, औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम्स है। ये हमारा 3.0 लॉन्च है, औद्योगिक पार्क रेटिंग सिस्टम। इसके तहत औद्योगिक पार्क को अलग अलग संकेतकों में उनके प्रदर्शन के आधार पर मानकीकृत लीडर्स और चैलेंज और एस्पायरेंस क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाएगा। विकासकर्ता, इसे भारत सरकार के उद्योगों और सुदृढ़ आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने एशियाई विकास बैंक ADB, एशियाई विकास बैंक के सहयोग से विकसित किया है। मुख्य नए तत्व, इसमें नए मापदंड शामिल हैं जैसे सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, स्किल लीकेज और टैलेंट फीडबैक। और प्रोजेक्ट विजयक में सीमा सड़क, जैसे BRO ने प्रोजेक्ट विजयक ने कारगिल लद्दाख में अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया। प्रोजेक्ट विजयक के बारे में, जैसे इसमें 2010 में शुरू किया गया। इसे कारगिल और जास्कर क्षेत्रों में सड़क संपर्क प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई, जो पहले प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत आते हैं। इसे प्रोजेक्ट का नाम ऑपरेशन विजय या 1999 के कारगिल युद्ध से लिया गया है। इस परियोजना में लाइन ऑफ कंट्रोल LOC के पास सुरक्षा और संरचना मजबूत करने में भूमिका निभा रहा है। ठीक है। बगराम एयरबस, संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर फिर से नियंत्रण प्राप्त करने की अफगानिस्तान के साथ बातचीत कर रहे हैं। बगराम एयरबेस बारे में, अब यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है। राजधानी काबुल के उत्तर में स्थित है। इसे मूल रूप से 1950 के दशक में सोवियत संघ द्वारा विकसित किया गया था। सोवियत सेना के पीछे हटने के बाद 1990 के दशक में तालिबान और नार्देन अलायंस के बीच संघर्ष के केंद्र पर बन गया है। अमेरिका पर 2001 में आतंकवादी हमले के बाद यह अफगानिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ अमेरिकी
युद्ध का मुख्य केंद्र बन गया। 2021 में अमेरिकी और नाटो सैनिकों ने बगराम एयरबेस को खाली कर दिया था। दिल्ली सरकार ने सड़कों पर स्मॉग स्टिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग उपयोग का अध्ययन करने का आदेश दिया। स्माइल ईटिंग फोटो कैटेलिटिक कोटिंग के बारे में उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या NO2 और हानिकारक हाइड्रोकार्बन की मात्रा कम करने, वायु जल की गुणवत्ता में सुधार करना, कार्यप्रणाली जैसे फोटो कैटेलिटिक क्रियाविधि या प्रकाश ऊर्जा का उपयोग और हानिकारक प्रदूषणों और ऑर्गेनिक अपशिष्ट को तोड़कर हानि रहित पदार्थों में बदल देता है। आमतौर पर इसमें फोटो कैटेलिसिस के रूप में टाइटेनियम डाइऑक्साइड की कोटिंग्स का उपयोग किया जाता है, जो पराबैंगनी प्रकाश नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को विघटित करता है। इसमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया हुआ है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अभिनेता मोहनलाल को वर्ष 2023 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा की। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में देखिए इसमें क्या लिखा हुआ कि यह भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला वार्षिक पुरस्कार है। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान है। भारत के राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता को पुरस्कार प्रदान करते हैं। शुरुआत में इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के दर्शक दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी के अवसर पर आरंभ किया गया था। पुरस्कार के प्रथम विजेता देविका रानी है। एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिस्टर खगोलविदों ने एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिस्टर्स नामक एक नई प्रकार की परिघटना की पहचान की है। इसके बारे में हम देखेंगे कि यह परिघटना तब घटित होती है जब सूर्य से कम 3 गुना बड़े सितारे सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। जब कोई सितारा ब्लैक होल इन्वेस्टर हिरोजन के पास पहुंचता है तो उसकी प्रबल गुरुत्वाकर्षण शक्तियां जो होती हैं वो लंबा और पतला स्पेगेटी जैसे आकृति में बदल देती है। इस प्रक्रिया में बहुत मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा उत्पन्न है और यही उत्सर्जन एक्सट्रीम न्यूक्लियर ट्रांजिएंट्स कहलाता है। खेल वेव्स में एक अध्ययन में पाया गया कि अगर श्रीलंका का भूभाग न होता तो दक्षिणी महासागर से आने वाला वेल्स भारत के पूर्वी तट से टकरा सकती थी। इससे बड़ा बाढ़ और तटीय कटाव की समस्या उत्पन्न हो सकती थी। वेल्स के बारे में ये दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाली समुद्री लहरें हैं जो अपने उद्गम स्थल से बहुत दूर तक यात्रा करती है। मुख्य रूप से तूफानों, तीव्र वायु धाराओं से उत्पन्न होती है। यह स्थानीय पवनों और धाराओं से कम प्रभावित होती है। इनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। इसमें सतह पर झाग नहीं दिखते, इसलिए सैटेलाइट्स में इनकी तस्वीर नहीं आ पाती है। भारत में इन्हें कलंक तरंगे कहते हैं। अब कलंक शताब्दी को यूनेस्को द्वारा वैज्ञानिक उपयोग के लिए मंजूरी दे दी और इसमें हम देखेंगे कि सावलकोट परियोजना क्या है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति सावलकोट परियोजना के पर्यावरणीय मंजूरी देने हेतु इसका परीक्षण करेगी। सावलकोट परियोजना के बारे में इसमें दिया गया है कि यह रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। यह चिनाब नदी पर प्रस्तावित है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के रामबन उधमपुर जिले और नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन यह भारत सरकार का मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। सुर्खियों में स्थल हैं जैसे बाल्टिक सागर, जर्मनी के रूस सैनिक विमान बाल्टिक सागर वायु क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अपने लड़ाकू विमान तैनात कर दिए और बाल्टिक सागर के बारे में हम देखेंगे कि यह उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में है। यह विस्तार दक्षिणी डेनमार्क से आर्कटिक वृत्त के नजदीकी तक है। चारों ओर स्थित क्षेत्र जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, रूस, एस्टोनिया और लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और जर्मनी। विशेषताएं हैं कि यह पृथ्वी का सबसे नया सागर है। यह दुनिया में खारा जल का सबसे बड़ा विस्तार है। यह अर्ध संलग्न और उथला है। कील नहर बल्टी सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। बोथनिया की साड़ी, फिनलैंड की साड़ी और गद्दास्क की साड़ी इसकी महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि इस चित्र को हम देख लेते हैं कि इसमें नॉर्वे है, स्वीडन है और स्कैगर्क है। तो इस चित्र को भी इम्पोर्टेंट है। तो आज का और 21 और 22 सितंबर का जो हमारा करंट अफेयर्स है यहीं तक कंप्लीट था। ओके।